ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, इस लेक्चर में आज के जो लेक्चर है हमारा है वो साइंस 1 का लेक्चर है। और हमारे पाठ का नाम है कार्बनिक यौगिक। और इस कार्बनिक यौगिक के जो घटक है, उपघटक है, जो पॉइंट्स हम आज देखने वाले हैं, उसमें पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। इस पार्ट में तुम लोगों ने अभी तक क्या-क्या देखा है देखो। कार्बनिक यौगिकों के बंध आप लोगों ने देखे हैं। बाद में कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, ये लेक्चर मैंने ही लिया था पिछले टाइम पे। उस टाइम पे आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व क्यों है। और उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे 2 प्रकार है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है अल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार है, अल्कीन और अल्काइन। उनके सामान्य सूत्र हम लोगों ने देखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने उसके अलग-अलग उदाहरण देखे थे, इथेन, इथीन, इथाइन। बाद में ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस प्रकार के हम लोगों ने अलग-अलग उदाहरण वहाँ पे देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये जो कार्बनिक यौगिक है उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि कार्बनिक यौगिक क्या है? वनस्पति अथवा प्राणी, वनस्पति अथवा प्राणियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले जो यौगिक है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हमें जो कार्बनिक यौगिक मिलते हैं वो सभी वनस्पति या फिर प्राणियों से मिलते हैं। और जो खनिजों से पाए जाने वाले जो यौगिक है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसे हम लोगों ने पिछले टाइम पे ही देखा है। और कार्बन इतना महत्वपूर्ण तत्व क्यों है? कार्बन की विशेषताएँ क्या है? कार्बन श्रृंखला बंधन किस प्रकार तैयार करते हैं? श्रृंखला बंधन के 3 प्रकार थे, सरल श्रृंखला, शाखीय श्रृंखला, बंध श्रृंखला। और जो अलग-अलग प्रकार के बंध कार्बन तैयार करता है, उससे जितने भी यौगिक बनते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जानकारी ली थी। आज हम लोग कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म है महत्वपूर्ण, उसे देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें 10वीं में कार्बन के जो रासायनिक महत्वपूर्ण 4 गुणधर्म दिए हैं, उसमें से पहला गुणधर्म है ज्वलन, दूसरा गुणधर्म है ऑक्सीकरण, तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया और चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन चारों रासायनिक जो गुणधर्म है, उससे हम लोग डिटेल में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो गुणधर्म है कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म है ज्वलन। पेज नंबर 123 पर आपको दिया था कि ज्वलन एक कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म है। और ज्वलन यानी कंबशन, सबको मालूम है ज्वलन यानी कंबशन। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो उनके रासायनिक गुणधर्म में सर्वप्रथम ज्वलन यह गुणधर्म दिखेगा। पिछली कक्षा में हमने देखा है कि विविध अपरूपों के स्वरूप में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जलने लगता है। और जलने पर उसका ज्वलन होकर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं। और क्या तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है। और पानी, ये सामान्य उत्पाद बनते हैं यहाँ पर। तो ज्वलन जिसे कंबशन हम कहेंगे। कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक है, अधिकांश कार्बनिक यौगिक हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ को उसको जलाना है, उसका ज्वलन करना है, तो ज्वलन को सहायता करने वाला जो गैस है ऑक्सीजन, उसकी सहायता चाहिए। और उस गैस की उपस्थिति में ये जब कार्बनिक यौगिक जलते हैं, अधिकांश कार्बनिक यौगिक, तब मात्र क्या होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा तैयार होती है और बड़े पैमाने पर प्रकाश बाहर निकलता है। और जो उत्पाद है रासायनिक अभिक्रिया में, हमें मालूम है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया कारक कहते हैं। और जो तैयार होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। राइट हैंड साइड हमारे उत्पाद होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को हमने जलाया, कार्बन यानी कोक, कोयला उसके अपरूप है। और इसी कोयले को, कार्बन को हम लोग जब जलाते हैं हवा के उपस्थिति में,
तब हमें कौन-सा उत्पाद मिलता है? सामान्य उत्पाद मिलते हैं, जिसमें पहला उत्पाद है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है। और क्या मिलता है हमें वहाँ पर? ऊष्मा और प्रकाश। बड़े पैमाने पर ऊष्मा और प्रकाश हमें यहाँ पर मिलता है। उसी प्रकार जैसे हाइड्रोकार्बन से कार्बन के अधिकांश यौगिक का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन होने पर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीजन अ, जब उसके साथ में जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी ये सामान्य उत्पाद बनते हैं। और उसकी निम्नलिखित जो रासायनिक अभिक्रिया है वो नीचे आपके सामने दी है। पहली रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी है CH4। सबको मालूम है CH4 यानी मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की मात्रा में अगर जलाते हैं, जलाया जाता है, उसका कंबशन होता है, तब हमें जो ऊपर दिया था CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, पानी तैयार होता है यहाँ पर, और ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर कार हाइड्रोजन मीथेन है ना, मीथेन में हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यहाँ पर क्या मिलता है? पानी तैयार होता है यहाँ पर। ऊपर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ, ऊष्मा और प्रकाश मिला। नीचे मीथेन दिया है हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, इसलिए यहाँ पर पानी हमें मिलता है। और जो 2H2O का अर्थ है वहाँ पे पानी के परमाणु, यहाँ पे पानी के 2 परमाणु तैयार होते हैं। तीसरा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, तीसरा उदाहरण है CH3CH2OH। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह OH है, और जब OH आता है तब हम उसे उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और यहाँ पे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इथेन ग्रुप का है ये। इसे इथेनॉल कहेंगे, इथिल अल्कोहल कहेंगे। बराबर? तो ये CH3CH2OH इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी अभिक्रिया होती है, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें वही उत्पाद मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। यहाँ पर सिर्फ उसके परमाणुओं की, मॉलिक्यूल की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ेगी, कम अधिक मात्रा में। बाकी जो उत्पाद है, सामान्य उत्पाद, वो कॉमन है तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से, और पानी तैयार होता है, और ऊष्मा और प्रकाश हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म है ज्वलन। उनका ज्वलन होता है अच्छे से। और कार्बन तत्व के ज्वलन से कौन-सा उत्पाद बनता है? तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि कार्बन तत्व के ज्वलन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो बायोगैस, यह ज्वलन, यह अभिक्रिया ऊष्माग्राही है, ऊष्मा उन्मुखी, आप ये भी बता सकते हैं। यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश हमें मिलता है, इसलिए ऊष्मा उन्मुख अभिक्रिया हो गई। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, उसे ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा बाहर दी जाती है, उसे ऊष्मा उन्मोची, ऊष्मादायी अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण जो घटक है, वो है ज्वलन। नाउ नेक्स्ट दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण यहाँ पर हम लोग कहते हैं। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीकरण क्या है, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, हाइड्रोजन को छोड़ा जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो फिर इस हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक हवा में जब जलते हैं, जलते प्रज्वलित करने पर हवा में स्थित ऑक्सीजन के साथ सरलता से संयोग कर जलने लगते हैं, और ये आपने देखा है। इस ज्वलन की क्रिया में कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में जो स्थित सभी रासायनिक बंध टूटकर उसके क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अभी-अभी हमने देखा कि जो बंध होते हैं, रासायनिक बंध ज्वलन में वो टूट जाते हैं, और हमें कौन-सा उत्पाद मिलता है? CO2 और H2O उत्पाद मिलता है। तो ज्वलन क्रिया में कार्बनिक यौगिकों का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब मैंने अभी-अभी तुम्हें समझाया कि ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पर जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन लिया जाता है, ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ा जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में से कुछ रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये अभिक्रिया होने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। और ज्वलन क्रिया में जो कार्बनिक यौगिक है, उनका पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है।
ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है और जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जे जो पदार्थ क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दे सकते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कभी-कभी 1 नंबर के लिए कि ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम बताइए, ऑक्सीकारक क्या है? जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन्हें ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडक है, जिनका उपयोग किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं में? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मैंने वहाँ पे 4 नंबर के लाइन में देखो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। आप उसका नाम लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ऑक्सीकारक का नाम KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकारक यौगिक है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक यौगिक है K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसीलिए ये ऑक्सीकारक है और इस ऑक्सीकारक का उपयोग अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले ये ऑक्सीकारक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों ऑक्सीकारक यौगिक है। नीचे एक रासायनिक अभिक्रिया दी है, उसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया है और वो क्या करता है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन उपलब्ध करके देता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया वो लिखी है उसमें लिखा है CH3CH2OH इथेनॉल। मैंने पहले ही बता दिया कि जिस किसी यौगिक को OH क्रियात्मक समूह रहेगा तो वो अल्कोहलिक हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये इथेनॉल है, C2H5OH मतलब इथेनॉल। और इथेनॉल पर यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहाँ पे होती है और वो ऑक्सीजन यहाँ पे दिया जाता है। तो इससे क्या तैयार होता है? इथेनोइक अम्ल तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इथेनोइक अम्ल यहाँ पर तैयार होता है और यहाँ पर जो पानी है वो बाहर निकलता है। इथेनोइक अम्ल तैयार होता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आया इसलिए इसे इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, नोइक हो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि ज्वलन की क्रिया में कार्बनिक यौगिकों का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के जो स्रोत के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है और जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है उस पदार्थों को ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडक कहते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीकारक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पे की है, ये हमें दिखाया गया है। तो सदैव ध्यान में रखना है हमें कि घरेलू गैस, रॉकेल, सिगड़ियों में हवा के लिए आगमन मार्ग होता है। जब हम लोग देखते हैं कि घरेलू गैस हम लोग जलाते हैं, रॉकेल की सिगड़ी जलाते हैं, तब क्या होता है उसके लिए उसको कहीं न कहीं से हवा आने के लिए जगह रखते हैं। क्योंकि क्या कारण है वहाँ पर? हवा का हवा आने का क्या कारण है वहाँ पर? तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ज्वलन के लिए। क्योंकि कार्बनिक यौगिक का जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो है ज्वलन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की सहायता चाहिए उसे ज्वलन करने के लिए। और पर्याप्त ऑक्सीजन अगर उसे मिलता है तो ईंधन जलकर स्वच्छ नीली ज्योति से जल जाता है। रसोई घर के बर्तनों पर अगर काजल जमा हो जाता है, काली परत जमा हो जाती है, तब हम ऐसे समझ सकते हैं कि हवा का आगमन मार्ग बंद है, ईंधन व्यर्थ जा रहा है। ऐसे समय सिगड़ी में स्थित हवा का आगमन मार्ग साफ करना चाहिए। ये सदैव बात हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। और तीसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों का तीसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार आपने दूसरे चैप्टर में भी देखे। युग्म विस्थापन अभिक्रिया देखी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी है, अपघटन अभिक्रिया आपको मालूम है, संयोग अभिक्रिया आपको मालूम है। उसी तरह से एक संकलन अभिक्रिया है। क्या है हम लोग उसे देखते हैं। जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं? संकलन। वापस पढ़ता हूँ मैं। जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है पहले भी, संयोग अभिक्रिया क्या है? 2 अभिक्रिया कारकों से एक ही उत्पाद मिलता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? संयोग अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार ये एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर असंतृप्त यौगिक की संकलन अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। बहुत सारे यौगिक है यहाँ पर, उसमें से असंतृप्त यौगिक की संकलन अभिक्रिया हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एक जनरल अभिक्रिया आपको दिखाई गई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त यौगिक है। क्योंकि हमें मालूम है जब कार्बन कार्बन एकहरा बंध होता है तब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त यौगिक होता है। और जब कार्बन कार्बन दोहरा बंध या फिर तिहरा बंध रहेगा तो वो असंतृप्त हो जाता है। उसमें भी 2 प्रकार है, अगर दोहरा दोहरा बंध रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वो असंतृप्त है, लेकिन वो कौन सा है? वो अल्कीन है। और अगर कार्बन कार्बन तिहरा बंध रहेगा तो वो कौन सा है? अल्काइन है। अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो यहाँ पर दोहरा बंध है, मतलब ये अल्कीन है, और अल्कीन में बहुत सारे जो यौगिक आते हैं उसके ये घटक आते हैं, उसमें आते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर संकलन अभिक्रिया होने के लिए हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है, और प्लेटिनम या फिर निकेल ये उत्प्रेरक की रूप में काम करता है। तो आपको यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा कि ये उत्प्रेरक मतलब क्या है? स्वाध्याय में भी प्रश्न दिया है, उत्प्रेरक का अर्थ क्या है? उत्प्रेरक का कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो हमने पहले भी देखा है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जिससे अभिक्रिया में कोई परिवर्तन न होते हुए भी क्या करता है? वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। रासायनिक अभिक्रिया पर परिणाम करने वाले घटक, ऐसा 4 नंबर के लिए जो प्रश्न आता है दूसरे पार्ट में से, उसमें से एक पॉइंट यहाँ पे भी आया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ाना है तो हमें दूसरे पदार्थों को उस रासायनिक अभिक्रिया में ऐड करना पड़ता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये जो उत्प्रेरक है यहाँ पर प्लेटिनम और निकेल, उनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, और ऐसे अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। इस अभिक्रिया के उपयोग में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति वहां पर है। तो ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? उत्प्रेरक उस अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। ये हमने पहले भी देखा है और यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में, जब प्लैटिनम और निकेल की उपस्थिति में जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, वो निकल जाता है और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ज्वाइंट होता है, संकलन होता है, ऐड होता है। यहाँ पर हमारे अभिक्रिया का नाम ही है संकलन अभिक्रिया। तो एडिशन रिएक्शन, ऐड होता है, दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन को ऐड हो जाते हैं। और जो असंतृप्त यौगिक है, जो असंतृप्त यौगिक है, उससे हमें क्या मिलता है? संतृप्त यौगिक मिलता है। बराबर है? असंतृप्त यौगिक से संतृप्त यौगिक हमको मिलता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में और संकलन अभिक्रिया में। तो नीचे उसका एक उदाहरण दिया है, इथिन करके उसका एक उदाहरण दिया है। इथिन दो, अभी देखो ऊपर वाले जनरल रासायनिक अभिक्रिया में वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों कार्बन को दो दो हाइड्रोजन ज्वाइन किए। तो दोनों हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H4। और C2H4 किसका सामान्य सूत्र है? इथिन का। इथिन मतलब C2H4। और हाइड्रोजन और निकेल की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या होता है? ये जो दोनों ऊपर हाइड्रोजन दिए तीर के ऊपर, वो कहाँ ज्वाइंट हो जाते हैं? दोनों कार्बन को एक एक ज्वाइंट हो जाते हैं, और जो दोहरा बंध है वो निकल जाता है। और कौन सा उत्पाद हमें मिलता है? यहाँ पर इथिन से मिलता है, इथेन। इथिन से क्या मिलता है हमें? इथेन। जो असंतृप्त से क्या मिलता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया। आप इथिन के जगह पे प्रोपीन ले सकते हैं, ब्यूटीन ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे असंतृप्त यौगिक से आप संतृप्त यौगिक बना सकते हैं। यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण इसी
प्रकार से होता है। आयोडीन का उपयोग करके भी उपयुक्त कृति में आपने देखा है कि आयोडीन का उपयोग करके भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये अभिक्रिया हो सकती है। हाइड्रोजन के कारण उनका रूपांतर असंतृप्त श्रृंखला में होता है और वनस्पति घी इस प्रकार से बनाया जाता है। चलो हाइड्रोकार्बन का जो चौथा रासायनिक गुणधर्म है, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या? जब अभिकारक के एक प्रकार के परमाणु या परमाणु समूह का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु या परमाणु समूह लेता है, तब उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें मालूम है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिक्रिया कारक कहते हैं और जो तैयार होते हैं वो उत्पाद होते हैं। और जो अभिक्रिया कारक होते हैं या अभिकारक जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जो दूसरा अभिक्रिया कारक क्या करता है, पहले अभिक्रिया कारक का स्थान लेता है या उसके परमाणुओं का स्थान लेता है, उसके परमाणु के समूहों का स्थान लेता है, जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया इसी प्रकार का है, बराबर। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है जब वो पहला अभिक्रिया कारक दूसरे अभिक्रिया कारक के परमाणु या परमाणु समूहों का स्थान लेते हैं, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कार्बन का, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म है। और यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पे तुम्हें दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन में एकहरा बंध होता है और अत्यधिक प्रबल होने के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील नहीं होते। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके जो कार्बन और कार्बन का जो एकहरा बंध होता है, वो अत्यधिक प्रबल होने के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील नहीं होते और अंततः उनके अभिकारकों के साथ वे उदासीन रहते हैं। लेकिन अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग देखेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्लोरीन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। इसे मीथेन का क्लोरीनीकरण इसे भी कहते हैं। और यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनीकरण इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 4 प्रकार के उत्पाद तैयार होते सूर्य प्रकाश की सहायता में। इस अभिक्रिया में एक-एक करके क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का स्थान क्लोरीन परमाणु लेता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो पहली अभिक्रिया यहाँ पे दी है CH4 मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ उसकी अगर अभिक्रिया हो गई तो ये क्लोरीन क्या है, अधिक क्रियाशील होने के कारण वो हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, हाइड्रोजन को निकालता है और हाइड्रोजन की जगह लेता है। तो एक क्लोरीन वहां गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो CH4 का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार होता है और मिथिल क्लोराइड पहला उत्पाद बनता है। नाउ नेक्स्ट दूसरे अभिक्रिया में क्या होता है, वापस CH3Cl यानी मिथिल क्लोराइड, वापस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो गई। वापस क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एक हाइड्रोजन की जगह लेता है, उसका स्थान लेता है। फिर वहां पे 2 ही हाइड्रोजन बचते, CH2 Cl2 HCl डाइक्लोरोमीथेन। बस फिर इस CH2 Cl2 का वापस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है सूर्य प्रकाश की सहायता से, ट्राइक्लोरोमीथेन एक हाइड्रोजन वापस प्रतिस्थापित होता है, HCl अम्ल मिलता है हमें यहाँ पर। और नीचे लास्ट में वापस जिस ट्राइक्लोरोमीथेन का अभिक्रिया होती है सूर्य प्रकाश की सहायता से क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और क्या तैयार होता है, CCl4 HCl अम्ल यहाँ पे हमें मिलता है। तो इसे मीथेन का क्लोरीनीकरण कहते हैं। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 4 प्रकार के उत्पाद होते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, मिथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इस प्रकार के जो अभिक्रिया हमें मिलती प्रतिस्थापन का ये बहुत अच्छा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमने देखा कि जब अभिकारक के एक प्रकार के जो परमाणु है या परमाणु का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह लेता है, तब उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और आप यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनीकरण ये उदाहरण भी ध्यान में रख सकते हैं। ये भी कभी-कभी पेपर में 2-3 नंबर के लिए आता है।
तो यहाँ पर इस प्रकार क्लोरीनीकरण होता है और अभिक्रिया होती है। तो जो 4 मुख्य प्रकार थे रासायनिक कार्बन यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है, उसमें सबसे पहले हमने देखा ज्वलन, कंबशन, दूसरा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तीसरा था संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, चौथी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और कुछ कार्बनिक यौगिक है, जिसके महत्वपूर्ण गुणधर्म हमको आज देखने हैं। और ऐसे कौन से और महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग दैनंदिन जीवन में किया जाता है? उसमें 2 महत्वपूर्ण यौगिक हमें दिए, एक है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक अम्ल। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, उनके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म हमको इस टॉपिक में यहाँ पे देखने हैं। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल एक व्यापारिक महत्व वाले 2 कार्बनिक यौगिक है और उसके बारे में हम यहाँ पर एक थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल का अणुसूत्र है C2H5OH। कभी-कभी 2 नंबर के लिए सवाल आता है, इथेनॉल का अणुसूत्र बताइए, इथेनॉल का संरचना सूत्र बताइए, उसे लिखिए। तो इथेनॉल का अणुसूत्र है C2H5OH या फिर CH3CH2OH, ऐसे भी लिखा जाता है। और उसका संरचना सूत्र पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि संरचना सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर 2 कार्बन है, आप उसको एकहरा बंध से दर्शा सकते हैं। 5 हाइड्रोजन को बराबर उसके संयोजकता कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है। उस तरफ से हम उसको दिखाएँगे, पहले कार्बन को 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन, और जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है OH, यहाँ पे बच्चों ध्यान में देना है कि जो क्रियात्मक समूह है वो आगे है OH। 4 महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह आपने देखे, OH एक क्रियात्मक समूह है, कीटोन एक क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है, अल्कोहलिक ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से ही कार्बनिक यौगिकों का नाम आप लिख सकते हैं, इसलिए आपको क्रियात्मक समूह ध्यान में रखना है। तो ये जो इथेनॉल है उसके कुछ भौतिक गुणधर्म हम यहाँ पे देखेंगे। रंगहीन इथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। रंगहीन, इससे कोई कलर नहीं होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। इसका जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेल्सियस और हिमांक है -114 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल पानी में हर अनुपात में घुलनशील है। इथेनॉल का जलीय विलयन का जो लिटमस पत्र से अगर हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे तो वो उदासीन पाया जाता है। यह एक ज्वलनशील द्रव है जो नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये इथेनॉल है वो थोड़ी मात्रा में भी अगर प्राशन करेंगे तो उसकी नशा चढ़ती है। मध्य प्राशन निषेध माना जाता है इसका, फिर भी समाज में इसका प्रसार बहुत अधिक दिखाई देता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घातक होता है ये, क्योंकि उससे हमारे चयापचय प्रक्रिया पर क्या होता है, परिणाम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्रिका उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, उस पर प्रतिकूल रूप से वो परिणाम करता है। शुद्ध इथेनॉल की अत्यंत थोड़ी मात्रा का सेवन भी प्राणघातक हो सकता है। इथेनॉल एक उत्तम विलायक है और उसका उपयोग खांसी की दवा में, औषधियों की दवा में थोड़ी मात्रा में वो कर किया जाता है। तो ये उसके सभी क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म हो गए। तो हम लोग इथेनॉल के कुछ रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहला इथेनॉल का जो रासायनिक गुणधर्म वो है सोडियम के साथ अभिक्रिया। क्योंकि इथेनॉल का ऑक्सीकरण हमने पिछले पार्ट में देखा है, और उसे उसके पिछले घटक में हमने देखा है कि इथेनॉल का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। इथेनॉल की और 2 अभिक्रिया दी गई है। इथेनॉल की जो अभिक्रिया है वो उसका क्रियात्मक समूह है OH, ध्यान में रखना है इथेनॉल का। तो यहाँ पर इथेनॉल का सूत्र दिया है C2H5OH, और उसकी सोडियम के साथ अगर आप अभिक्रिया करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और सोडियम उसका स्थान लेता है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है, और सोडियम इथॉक्साइड का जो उत्पाद है हमें मिलता है। सभी अल्कोहलों की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार के 2 नंबर के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया आती है कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया लिखो और उसका एक संतुलित रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं। सभी जो अल्कोहल है उनकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस निकलता है।
और सोडियम अल्कोक्साइड लवण बनता है। इथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथॉक्साइड ये जो उत्पाद है वो बनते हैं। यहाँ पर आपको एक जनरल जानकारी के लिए भी बताता हूँ कि इथेनॉल का एक निम्न सजातीय विषैला घटक है, वो है मिथेनॉल। उसकी थोड़ी मात्रा का सेवन भी दृष्टिनाशक और कभी-कभी प्राणघातक हो सकता है। इथेनॉल इस महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक का दुरुपयोग टालने के लिए इसमें मिथेनॉल ये विषैला द्रव मिलाते हैं। ऐसे मिथेनॉल को डिनेचर्ड अल्कोहल स्पिरिट कहते हैं। वो आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए उसमें नीला रंग द्रव्य भी कभी-कभी मिलाते हैं। तो आप इस प्रकार की जानकारी उसको रख सकते हैं ध्यान में, सोडियम के साथ अभिक्रिया इथेनॉल की। आगे चलते हैं हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया। इथेनॉल का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है, वो है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो निर्जल करना मतलब क्या करना? पानी की मात्रा उसमें से क्या करना है? कम करना है, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अतिरिक्त सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इथेनॉल को गर्म करने पर उसके एक अणु में से पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है और इथिन ये जो असंतृप्त यौगिक है वो बनता है। पानी का अणु जब बाहर निकल जाता है किसी कार्बनिक यौगिक से, तब उसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इथेनॉल का निर्जलीकरण हो रहा है, CH3 CH2OH। सब बच्चे ये ध्यान में देना है कि हम लोग इथेनॉल की अभिक्रिया देख रहे हैं। इथेनॉल का सामान्य सूत्र है C2H5OH या फिर CH3 CH2OH। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया होती है तब हमें क्या मिलता है? इथीन असंतृप्त यौगिक मिलता है। कारण यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल कर जाते हैं और ऑक्सीजन निकल कर क्या बनता है? पानी तैयार होता है। इसे निर्जलीय अभिकरण कहते हैं। तो आप अपनी माहिती के लिए और एक जानकारी हम लोग रख सकते हैं। अल्कोहल एक ईंधन के रूप में सक्षम है। गन्ना आप सबको मालूम है, गन्ना यह वनस्पति क्या करती है? सौर ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का जो रूपांतर है वो रासायनिक ऊर्जा में करती है। अत्यंत कार्यक्षमता से ये रूपांतर करती है। गन्ने के रस से शक्कर बनते हैं और शक्कर बनते समय जो गुड़ रस बनता है, अनुपयोगी गुड़ रस जो नीचे रहता है, उसकी किण्वन से वो अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, ये और पानी उत्पाद बनते हैं। इस प्रकार से इथेनॉल यह एक स्वच्छ ईंधन भी है और इसके कारण कुछ देशों में पेट्रोल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसमें इथेनॉल को क्या करता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है, पेट्रोल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए। और जब हम पेट्रोल में इथेनॉल का उपयोग करते हैं कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, तब उसको कहते हैं गैसोहॉल कहते हैं। उसी तरह से इथेनॉइक अम्ल, ये जो इथेनॉइक अम्ल है मैंने आपको बताया कि रंगहीन द्रव है, क्वथनांक 118 है, ये सभी उसके भौतिक गुणधर्म है। इसमें नीला लिटमस लाल हो जाता है और ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलो ठीक है, आगे हम लोग दूसरा एक महत्वपूर्ण यौगिक है इथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। हम लोग देख रहे हैं इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, ये दोनों एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। उसमें से जो लास्ट का एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है वो है इथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। का अनुसूत्र है CH3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और उसका जो संरचना सूत्र यहाँ पे दिया है CH3C, कार्बन, कार्बन को 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। जो एक कार्बन है यहाँ पर उसको C डबल बॉन्ड O और दूसरा है OH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना सूत्र हम लोग उसके लिख सकते हैं। और जो इथेनॉल है, सॉरी इथेनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जिसे कहा जाता है, उसके जो भौतिक गुणधर्म है वो इस प्रकार के हैं। एक यह एक रंगहीन तथा संक्षारक संक्षारक द्रव है। यह एक रंगहीन और संक्षारक द्रव है। और दूसरा गुणधर्म है, इसमें एक विशिष्ट तथा तीक्ष्ण गंध होती है। यह एक दुर्बल विक अम्ल है। स्ट्रॉन्ग अम्ल और विक अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये से एक विक अम्ल है, ये उसके भौतिक गुणधर्म है और उसके साथ-साथ हम उसके रासायनिक गुणधर्म भी यहाँ पे इथेनोइक अम्ल के देखेंगे। तो यहाँ पर इथेनोइक अम्ल में जो कार्बोक्जिलिक अम्ल यह क्रियात्मक समूह होता है। इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से जो क्रियात्मक समूहों के कारण होती है, जैसे पीछे इथेनॉल में जो क्रियात्मक समूह था OH था और यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्जिलिक अम्ल है COH। और यहाँ पर एक मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया है, पहली है तीव्र क्षार के साथ अभिक्रिया। अलग-अलग प्रकार के क्षार है यहाँ पे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर इथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तीव्र क्षार के साथ जब अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें लवण और पानी बनता है यहाँ पर। तो जो अम्ल है वो है इथेनोइक अम्ल CH3COH। और यहाँ पर जो NaOH क्षार है, उस क्षार से क्या होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और यहाँ पर जो लवण बनता है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एसिटेट भी उसे कहते हैं। और ये जो लवण है और वो पानी तैयार होता है, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर ये जो इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया दी है, CH3CONA मतलब सोडियम एसिटेट, CH3COH मतलब इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल से यहाँ पर सोडियम एसिटेट मिलता है और NaOH सबको मालूम है, जो क्षार है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बनने वाला जो लवण है उसका आईयूपीएसी नेम है सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट उसका आईयूपीएसी नेम है और सामान्य नाम है सोडियम एसिटेट। ये हमने देखा है। एसिटिक अम्ल एक सौम्य अम्ल है और सोडियम एसिडेट ये एक लवण उदासीन होता है। तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है। दूसरा है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिया है Na2CO3, इसके क्षार के साथ अभिक्रिया होकर सोडियम एसिटेट बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्मित होती है। यहाँ पर इथेनोइक अम्ल CH3COH और जो कार्बोनेट है यहाँ पे वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, हाँ, सोडियम वापस हाइड्रोजन का स्थान लेता है और सोडियम एसिडेट यहाँ पे बनता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैंने ब्लैक स्केच से दिखाया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे तैयार होता है और सोडियम एसिडेट जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। और एक अभिक्रिया नीचे दी है, इथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे खाने का सोडा हम लोग कहते हैं। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा और खाने का सोडा, ये आपको मालूम है। इथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया हो गई तो वापस ये सोडियम या हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और सोडियम एसिटेट मिलते हैं हमें और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जानकारी रख सकते हैं। यहाँ पर ये एक एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया है वो उसका थोड़ी सी कृति, साहित्य, रासायनिक पदार्थ दिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आप बड़ी परख नली, छोटी परख नली, बड़ी मुंह वाली परख नली रख सकते हैं, रबर कॉर्क वाली एक थीसल की। रासायनिक पदार्थ चाहिए हमें एसिटिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट का चूर्ण, ताजा चूने का पानी। और इस प्रकार से हम लोग रचना कर सकते हैं। आकृति में दर्शाए अनुसार उपकरणों को आप जोड़िए। बड़ी परख नली में सोडियम कार्बोनेट का चूर्ण लीजिए, यहाँ पर दिया है सोडियम कार्बोनेट का चूर्ण। छोटे परख नली में ताजा चूने का पानी लीजिए, चूने का पानी। और थीसल कीप में से 10 मिली क्या डालना है, एसिटिक अम्ल यहाँ पे डालना है, जो थीसल कीप दिया है वहाँ पे। और परख नलियों में होने वाले जो परीक्षण है उसका करना है। बड़ी परख नली में फुसफुसाहट के साथ निकलने वाली गैस कौन सी होती है, आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी परख नली में रख के चूने का पानी में बुलबुले क्यों दिखाई देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन होता है, वो दूधिया रंग की हो जाती है। तो ये यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग। और लास्ट की जो अभिक्रिया है वो है स्टरीकरण अभिक्रिया। क्या है स्टरीकरण अभिक्रिया, देखो, कार्बोक्जिलिक अम्ल और अल्कोहल, इनकी अभिक्रिया से ईस्टर इस प्रकार का जो क्रियात्मक समूह है वो बनता है और इस क्रियात्मक समूह वाला पदार्थ तैयार होता है। इथेनोइक अम्ल CH3COH
जिसका अनुसूत्र है। इथेनॉल दिया है CH3CO2OH, यहाँ पर उत्प्रेरक करके अम्ल का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर जो इथेनॉल CH3CH2 ये ग्रुप क्या करता है, C2H5 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और एक यहाँ पर ईस्टर बनाता है। उस ईस्टर का नाम है इथिल इथोनेट और हमें यहाँ पे पानी मिलता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक आप प्रयोग कर सकते हैं स्टीरीकरण की अभिक्रिया जैसे। आप एक परख नली रख सकते हैं और एक बीकर रखकर उसमें पानी रख सकते हैं। इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उसका मिश्रण करके उसे गर्म करके यहाँ पर हमें इथिल इथेनॉल ये ईस्टर यहाँ पर बनता है। तो ये इस प्रकार का सभी जानकारी थी। इथेनोइक अम्ल है और इथेनॉल है, वो सारे जिस प्रकार की उनकी रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, अगर 4-5 मिनट बाकी किसी को अगर कुछ पूछना है तो हाँ लेक्चर हाँ यहाँ पे एक खत्म होगा। ओके बच्चों, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो हाथ ऊपर कीजिए, हैंड रेज कीजिए। कार्बनिक यौगिकों के एक रासायनिक गुणधर्म है। हेलो, किसी बच्चों को कुछ प्रश्न है क्या? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट में। एक मिनट। अभिषेक कुमार। सर रासायनिक एग्जाम क्या होता है, मतलब क्या है? हेलो, अभिषेक कुमार, ठीक से बोलो बेटा। सर हेलो अभिषेक। हाँ सर, जलवन की मतलब क्या प्रश्न। होता है? जलन। हेलो, प्रश्न ठीक से नहीं सुनाई दिया बेटा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है दूसरे बच्चों को? आवाज जिसका ठीक से आ रहा है। नहीं दिख रहे सर कोई भी। ठीक है सर, चलो यहाँ पे भी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके सर। ओके, कोई ठीक है प्रॉब्लम सर। नहीं है ना सर? नहीं, ऐसे वो अभिषेक कुमार का हाथ ऊपर दिख रहा है, एक बार। हां, हां, हां. हेलो ते अभिषेक। त्याला एकदा विचारून अभिषेक। बघा काय असेल. हाँ नाहीतर मग अभिषेक। त्याला ना पर्सनली मला कॉल करायला लावलं तरी चालेल नंतर. अभिषेक, आपको कुछ प्रश्न है? हेलो सर। हाँ ओके। सर, पूछना है ना। हाँ पूछो। रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा मतलब। हेलो अभिषेक, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा। हाँ बेटा, ये जो जैसे हम सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हाँ वनस्पतियाँ क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण से क्या करती है, सौर ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, वो अन्न बनाती है, अन्न द्रव्य बनाती है, बराबर? और उसका रूपांतर क्या करते हैं हम लोग अपने भोजन के लिए करते हैं, बराबर? तो ये सौर ऊर्जा का रूपांतर वो अपने पोषण पदार्थों में करती है और हमें एक प्रकार का ऊर्जा देती है। और इससे रिलेटेड जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा अलग-अलग प्रकार की भी उदाहरण हम लोग बता सकते हैं। जैसे पटाखे फोड़ते हैं उसमें एक रासायनिक ऊर्जा होती है, प्रकाश मिलता है उसमें ऊष्मा मिलती है। तो इस प्रकार के हाँ। अलग-अलग उदाहरण हम लोग उसपे दे सकते हैं। यस। और किसी को प्रश्न है बेटा? नहीं होगा तो फिर बंद कर दे। नहीं सर, अभी और किसी का नहीं है हाथ ऊपर। ओके सर, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है।